कल हमने बैटल्स का तो सिलसिले, तो उसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट बैटल्स पढ़ा था। तो उसमें सबसे पहले था क्या, 1756। 1756 में हुआ था ब्लैक होल ट्रेजिडी। ब्लैक होल ट्रेजिडी में सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स को फोर्ट विलियम में एक कमरे में बंद करके उनको सफोकेशन करके उसकी डेथ हुई थी, ऐसा कुछ। तो वो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक होल ट्रेजिडी सॉन्ग। उसके बाद उसके रिएक्शन पे जो ब्रिटिशर्स ने अटैक किया था 1757, तो वहाँ पे एक बैटल ऑफ प्लासी होती है उसके रिएक्शन में। 1757 बैटल ऑफ प्लासी इसके रिएक्शन में होती है, जहाँ पे जो सिराजुद्दौला था रूलर, उसका जो कमांडर था मीर जाफ़र, वो दगाबाजी करता है, अंग्रेज़ों के साथ मिला होता है। तो इस तरह से उनकी जंग ही नहीं होती है, और सिराजुद्दौला को वो मार के या भगा देंगे, और उसके बाद उसकी जगह पे किसको रखेंगे, नया नवाब मीर जाफ़र को। फिर मीर जाफ़र को भी उनका इंटरफेरेंस अच्छा नहीं लगता है, फिर वो डच के साथ अलायंस करके अंग्रेज़ों के साथ फिर से जंग करने लग जाता है। तो उसको हमने बोला था 1759 में बैटल ऑफ चिंसोरा, बैटल ऑफ चिंसोरा या बैटल ऑफ होगली, ये पड़ा था। फिर यहाँ पे डच और मीर जाफ़र, इन दोनों को हरा देता है कौन, इंग्लिश या ब्रिटिशर्स, इनको हरा देते हैं। हराने के बाद जो डचेस होते हैं, डच मतलब नीदरलैंड पा, डच पता सुनते, डच मतलब जो सुन नीदरलैंड, क्योंकि देखो उस वक़्त इंडिया में, अभी हम कहाँ पे 1759 पे, उस वक़्त इंडिया में यूरोप से तीन यूरोपियन फोर्सेस थे। एक तो इंग्लिश, जिनको हम ब्रिटिश बोलेंगे, दूसरा जो डच थे, और तीसरा फ्रेंच। ये तीनों होते हैं उस वक़्त इंडिया में। तो यहाँ पे उस वक़्त क्या होता था कि इन लोगों की आपस में दुश्मनी होती है, फ्रेंच और ब्रिटेन की, इस तरह से। तो जब एक राजा को, उस वक़्त क्या होता था कि एक राजा को फ्रेंच सपोर्ट करेगा तो दूसरे को कौन सपोर्ट करेगा, ब्रिटिशर्स। तो इस तरह से ये लोग लड़ते रहते थे। तो यहाँ पे 1759 में ये संघर्ष ए वीडियो के तांस हो गया, उसमें डिटेल में नोट्स भी लिखा होगा, ठीक है ना। उन संघर्ष भी मैं जस्ट मैं रिवाइज करा रहा हूँ कि बैटल ऑफ चिंसोरा में मीर जाफ़र डच के साथ अलायंस करके इंग्लिश के साथ लड़ाई करेगा, उसमें इंग्लिश जीत जाएंगे, ये लोग हार जाएंगे। तो अब इसके बाद ब्रिटिशर्स मीर जाफ़र को भी हटा के अब उसकी जगह पे किसको रखेंगे, मीर कासिम। मीर जाफ़र को थे ना, क्योंकि उसने तो लड़ाई की इनके साथ, तो अब उसको रखेंगे, मीर कासिम को रखेंगे। फिर उसी टाइम पीरियड पे, अब यहाँ पे कल 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के अभी तक हमने कितने बैटल्स पढ़े, 3। फर्स्ट कब हुआ था बताओ, फर्स्ट हुआ था 1526 बिटवीन शेर खान शेरशाह, एक ही बात है, बाबर वर्सेस, और दूसरी बात शेर खान हुमायूं के टाइम पे था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, इधर देखो यार, बाद में जाके रिवाइज कर लेना। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, आयल मीन्स इब्राहिम लोदी, बी मीन्स बाबर। जहाँ पे बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है, और इब्राहिम लोदी के हारते ही जो दिल्ली सल्तनत होती है वो ख़त्म हो जाती है, और उसकी जगह पे अब बाबर एक नई डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करेगा, दैट इज़ मुग़ल एम्पायर। कब होगा, 1526 को। उसके बाद सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होती है 1556 में। 1556 में हुमायूं की डेथ हो जाएगी। हुमायूं की डेथ होते ही उसका 13 साल का लड़का अकबर नया रूलर बनता है, और उसके रूलर बनते ही जो अफ़गानिस उस वक़्त होते हैं वहाँ पे, वो अटैक करते हैं किस पे, अकबर पे या दिल्ली में। तो उसको हम बैटल ऑफ पानीपत सेकंड कहेंगे, जहाँ पे अकबर, उस वक्त रीजेंट कौन था, बैरम खान, वो लड़ता है वर्सेस हिमू एक अफ़गानी होता है। तो यहाँ पे अकबर पे जगह पे जो उसका रीजेंट मतलब जो उसकी जगह पे डिफेक्टो रूलर है, वो था बैरम खान था, और उधर लड़ा था वर्सेस हिमू था जो अफगानी था। ये हुआ सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। क्लियर था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है 1761 में। ये क्लियर है। अब यहाँ पे स्टोरी सुनो। अभी मैंने कहा कि कल कहा था मोहम्मद शाह के टाइम पे नादिर शाह कब अटैक करते हैं इंडिया में, नादिर शाह
नादिर शाह इंडिया अटैक नंबर 38 में 1738 में नादिर शाह दिल्ली में अटैक करेगा। ठीक है, उस वक़्त जो दिल्ली में रूलर होता है वो होता है मोहम्मद शाह। उसके टाइम पे नादिर शाह अटैक करेगा। नादिर शाह अटैक करने के बाद वो दिल्ली जो है उसको लूट के वापस चला जाएगा। और ये जो नादिर शाह होता है वो अफ़गानिस्तान से ड्यूरानी एम्पायर का रूलर होता है। कहाँ पे? अफ़गानिस्तान में। ठीक है, फिर अटैक होने के बाद ये वापस अपना अफ़गानिस्तान चला जाता है। और जाने से पहले यहाँ पे लाहौर है, पाकिस्तान के साइड जो है लाहौर है, वहाँ पे एक अपने बंदे को रख के जाता है। उसका नाम होता है तीमूर। उसी का एक सन, ग्रैंड सन कुछ होता है, किसका? नादिर शाह का। उसको वहाँ कहीं से गवर्नर बना के रखेगा। उसके बाद हमने कल पढ़ा था, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे इंडिया में मराठास पावरफुल हो जाते हैं। अभी जब ये नादिर शाह लेकिन शाह आलम सेकेंड में होते थे, उस टाइम पे इंडिया में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है वो है मराठास। ठीक है, तो उस वक़्त यहाँ पे अराउंड इस एरिया पे मराठास का रूल होता है। मराठास दिल्ली में तो मुग़ल रूलर बैठा हुआ है, लेकिन वो वीक है एकदम, वो इतना पावरफुल नहीं है। अब इंडिया में उस वक़्त पावरफुल रूलर या डायनेस्टी कौन सी होती है? मराठास। तो ये मराठास जो है, ये लोग क्या करते हैं, ये दिल्ली में उसको बैठा के रखे हैं। किसको? नादिर शाह को। ये नहीं, इसको दिल्ली में कौन है अभी? मोहम्मद शाह रूलर मुग़ल का। तो उसको एक किस्म का प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ऐसा कुछ समझो। तो ये जो मराठा का रूलर होता है नादिर शाह, अफ़गान ना अटैक चुस्पिंदे इंडिया में। नादिर शाह जो है ये अफ़गानिस्तान में एक एम्पायर होता है, ड्यूरानी एम्पायर। ठीक है, अगर यहाँ पे थोड़ा इस मैप को देखो, यहाँ पे अफ़गानिस्तान, ये क्या है? अफ़गानिस्तान में है ड्यूरानी एम्पायर। उसका जो रूलर होता है वो होता है नादिर शाह। वो इंडिया में अटैक करेगा। कब करेगा? 1738 में। उस वक़्त यहाँ पे दिल्ली में जो मुग़ल रूलर होता है मोहम्मद शाह, जिसका टाइम पीरियड होता है 1720 से लेकर 1748 तक। उसके टाइम पे नादिर शाह अटैक करेगा, दिल्ली तक आएगा, दिल्ली को लूट के वो वापस चला जाएगा। वापस जाने के बाद यहाँ पे कहीं पे लाहौर होगा, तो लाहौर पे वो अपने एक बंदे को वहाँ का गवर्नर या कुछ वहाँ का बना के आगे चला जाएगा। तो यहाँ तक स्टोरी ठीक है। उसके बाद आगे जाके जब आगे हम जाएंगे तो अराउंड 1750s में, 1750s कुछ में, यहाँ पे जो मराठास होते हैं, यहाँ पे कौन होते हैं? मराठास आज का जो महाराष्ट्र रीजन है उधर मराठास का रूल होता था। तो मराठास जो है वो काफ़ी पावरफुल होते हैं। तो वो यहाँ से उनका जो रूलर होता है उस वक़्त यहाँ पे मतलब उसको रूलर को क्या नाम दिया था कल मैंने? मराठी रूलर को पेशवा बंदे। ठीक है, तो उस वक़्त पेशवा होता है बालाजी राव, नहीं, बाजीराव का लड़का होता है ये, बाजीराव फर्स्ट का लड़का है ये, बाजीराव। ठीक है, यहाँ तक। अब जो पेशवास होते हैं वो इधर अटैक करते हैं इस साउथ इंडिया, ऊपर नॉर्थ इंडिया साइड को। ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ पे लाहौर में जो नादिर शाह का जो बंदा रहा था तैमूर, उस वक़्त उसको वहाँ से भगा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक। लाहौर से उसको कौन भगाता है? मराठास। उसको भगाने के बाद अब जब हम 1760 पे पहुँचते हैं, 1760 पे अब जो अफ़गानिस्तान में दुरानी एम्पायर का जो रूलर होते हैं, अब वो नादिर शाह को वहाँ पे रिप्लेस करते हैं अहमद शाह अब्दाली। अब वहाँ पे दुरानी एम्पायर मोहम्मद शाह का तो यहाँ ज़रा आया, मतलब क्या समझे? दिल्ली में रूलर है मोहम्मद शाह, यहाँ पे मराठास हैं। मराठास जो है अभी मुगल्स के लाइक वो अंडर ही रहते हैं। ज़रा मुगल्स के साथ उनका कोई दुश्मनी नहीं है। जैसे कि कल हमने पढ़ा था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है 1765 में। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद जो इंग्लिश होते हैं वो लोग शाह आलम सेकंड को कहाँ पे रखते हैं? अवध में। उसको दिल्ली से निकाल के अब कहाँ पे बैठा के? अवध में। वो एज ए पेंशनर रहता है, किसका? ब्रिटिशर्स का। बाद में मराठास जो है उसको वापस दिल्ली में बिठाएंगे। और हम मतलब इस टाइम पे मराठास और मुगल्स का कोई दुश्मनी नहीं है। वो मतलब
यहाँ पे मराठास क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप दिल्ली में बैठो, कोई इशू, हम अपने हिसाब से यहाँ से काम चला रहे हैं। तो ये जो मराठास होते हैं वो यहाँ से नॉर्थ इंडिया में बाकी छोटे मोटे जो रीजन्स होते हैं उनको कैप्चर कर रहे होते हैं। तो उसी वक्त यहाँ पे लाहौर तक आ गए। लाहौर आने के बाद लाहौर में जो तैमूर था, जिसको नादिर शाह ने बिठा के गया था, उसको वो वहाँ से भगा देंगे। अब उस वक़्त जब ये इवेंट होता है, लाहौर से तैमूर शाह को भगाते हैं, तब यहाँ पे अफ़गान में रूलर आता है उस वक़्त अहमद शाह अब्दाली। तो जब 17 होता है कुछ यहाँ 1760s में, जो रूलर अफ़गान, ये अफ़गानिस्तान है, स्टोरी समझ आ रही है। अफ़गानिस्तान में ड्यूरानी एम्पायर है। पहले वहाँ पे कौन था रूलर? नादिर शाह। अब नादिर शाह की जगह पे वहाँ पे दूसरा रूलर हो रहा होता है जब ये अराउंड 1760s में। यहाँ पे 1738 में कौन था? नादिर शाह था, जिसने इंडिया को अटैक किया था। अब यहाँ पे होता है अहमद शाह अब्दाली। जब अहमद शाह अब्दाली को ये पता चलता है कि उसके जो बंदे था, जो उनका बंदा था लाहौर में, उसको किसने भगाया वहाँ से? मराठास ने। तो उसका बदला लेने के लिए अहमद शाह अब्दाली जो है दिल्ली को अटैक करेगा। उस वक्त जो दिल्ली को, मतलब यूँ कह सकते हो कि दिल्ली की प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? मराठास कर रहे हैं। जब वहाँ से अब्दाली दिल्ली की तरफ अटैक करेगा तो यहाँ से उसको डिफेंड करने कौन जाएंगे? मराठास। क्लियर है? मुग़ल वाले का कोई कुछ नहीं है, वो बस बैठे हैं सो के। अब यहाँ से मराठास आ गए तो वहीं स्टार्ट होता है। फिर यहाँ से जब अब्दाली अटैक करेगा तो 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो जाती है। क्लियर? सुना? तो 1761 में फिर उसी चलते थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो गई। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में कौन हुआ? एक साइड से अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठास। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में होती है? अहमद शाह अब्दाली, अफगानिस्तान का, ड्यूरानी एम्पायर का, और यहाँ पे मराठास। उस वक्त मराठास का पेशवा होता है बालाजी बाजी राव। ठीक है, यहाँ तक पेशवा करना। जो मराठा का जो रूलर है, मराठास का जो रूलर है, उसको हम पेशवा बोलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन उधर आपको सीधे पेशवा लिख के आएगा। कल को अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट होते तो मराठास के रिलेटेड जब भी पढ़ोगे तो वहाँ पे पेशवा लिखा होगा। ठीक है ना? तो पेशवा जरना का तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसका मतलब है कि मराठा का रूलर। उस वक्त पेशवा कौन था? जरना बालाजी बाजीराव पेशवा था। मीन्स उस वक्त जो मराठास का रूलर था वो बालाजी बाजीराव था। उसके चलते थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगी और वहाँ पे जो अहमद शाह अब्दाली है वो जीत जाएगा और जो है वो मराठा से वो हार जाएंगे। और एक मैंने अभी पॉइंट कहा था कि जब उस वक्त जब 1760s का टाइम होता है, उस वक्त इंडिया में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन होती है? मराठास होती है। और यहाँ पे आप देख रहे हो 1761 में मराठास को भी एक शॉक लग जाता है, एक डिफीट हो जाता है। अब उस डिफीट की वजह से जो बाजीराव था, बालाजी, उसकी डेथ हो जाती है शॉक के कारण। तो उसके क्या होगा कि जो मराठास थे वो भी एकदम वीक पड़ जाएंगे। तो इस तरह से जो इंडिया था उस वक्त जब 1761 आ गया तो उस वक्त इंडिया में कोई भी पावरफुल रूलर अब नहीं आया। अब जो स्ट्रॉन्ग फोर्स थी कौन थी? वो अंग्रेज़ ही रह गए ना, क्योंकि बालाजी बाजीराव इस बैटल ऑफ पानीपत के बाद डेथ हो जाएगी। छाना मराठास भी अब वीक हो गए। तो वीक होने के बाद ऑलरेडी मुग़ल तो वीक पहले से ही था। यहाँ पे जो सिराजुद्दौला नवाब का रूलर था वो भी वीक था। तो अब यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स इंग्लिश ब्रिटिशर्स ही रह गए। हाँ, तो उसके बाद वो यहाँ पे क्या करेंगे? अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कल हमने नहीं पढ़ा था, तो ये कुछ इस तरह से स्टोरी है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। ये तीन, पहला दोनों 1556 यहाँ पे लिखा ना मैंने, यहाँ पे देखो 1550, 26, 56 और 1761। यहाँ पे किसके साथ हुआ? अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठास। और इसमें अब्दाली जीत जाते हैं, मराठास हार जाते हैं। ये हमने पढ़ा था। तो इस तरह से हमने बैटल ऑफ प्लासी पढ़ लिया। बैटल ऑफ आयल मतलब इब्राहिम लोदी। वो तो एक दो बार या जब पढ़ोगे तो खुद ब खुद याद छचिन पाया था एंता इतमें बनो उदो तशी डिफिकल्ट लगा होगा यार। चीज दिसो नोटी का चीज दिसो वर्सेस कुछ नहीं लिखा। तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। तो हमने अभी तक
तो हमने अभी पढ़ा 1756 में ब्लैक होल ट्रेजेडी पढ़ा, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी कल पढ़ा था, फिर 1759 में पढ़ा था बैटल ऑफ चिनसोरा जिसको हम हुगली भी कहते थे, फिर 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में कौन कौन थे? मीर कासिम, शाह आलम II और अवध का रूलर शुजाउद्दौला, तीनों को हरा देता है कौन? अंग्रेज। हाँ, उसके बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, जहाँ के बाद ड्यूअल गवर्नमेंट आती है बंगाल में, दीवानी राइट्स और दीवानी राइट्स और निज़ामत राइट्स। निज़ामत राइट्स मतलब जो निज़ाम चलाएगा वो कौन होगा? सूबेदार, ये बंगाल का नवाब खुद होगा। दीवानी राइट्स मीन्स टैक्स कलेक्शन और ये जो भी रेवेन्यू रिलेटेड था वो पावर किसको आती है? ईस्ट इंडिया कंपनी को आती है। यहाँ तक हो गया हमारा स्टोरी ख़त्म। उसके बाद हम यहाँ से आगे करेंगे। देखो अब यहाँ पे हमने कल पढ़ा था देन दिग्गज, पहला ये पॉइंट याद रखो। अभी मैंने बोला यूरोपियंस आए थे इंडिया में, पोर्चुगीज़ आए थे, फ्रेंच आए थे, डच आए थे, इंग्लिश या ब्रिटिशर्स आए थे। तो एक क्वेश्चन बनता है कि कौन कब आया था? ठीक है, तो सबसे पहले आए थे पोर्चुगीज़। कौन आया था सबसे पहले? ये आए थे अराउंड 1498 को फर्स्ट टाइम। यूरोपियंस जो फर्स्ट टाइम इंडिया आए थे वो कौन थे? पोर्चुगीज़। कब आए थे? 1490। जो पोर्चुगीज़ जो सेलर उस वक़्त आया था उसका नाम था वास्को डा गामा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद जो सेकंड जो यूरोपियन इंडिया आते हैं वो कौन होते हैं? डच, DUTCH, डच या नीदरलैंड, डच उसका डच सी बोलेंगे। तो वो आते हैं अराउंड 1604 या 1605 इस टाइम पीरियड पे। तो सेकंड कौन आया इंडिया में? डचेस। फिर थर्ड आते हैं, कौन आते हैं? इंग्लिश या ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी। उनका बंदा आता है 1608 में। कौन होता है वो? विलियम हॉकिंस, जेम्स फर्स्ट रूलर के टाइम पे होता है। उस वक्त इंडिया का रूलर कौन होता है? J फॉर जहांगीर, J फॉर जेम्स वन। ये तो उस तरह भी याद रख सकते हो। तो इंग्लिश कब आएंगे? 1608 में। फिर लास्ट में जो आते हैं वो आते हैं फ्रेंच। लास्ट में जो आते हैं वो फ्रेंच आते हैं, वो आते हैं 1664 या 65 कुछ में। ठीक है, कल को क्वेश्चन आता है यूरोपियंस, फर्स्ट इंडिया में कौन यूरोपियंस आए थे? जितना पोर्चुगीज़ का फर्स्ट कौन आया था? वास्को गा डामा। वो इंडिया में आया था अराउंड 1498 में। ठीक है, उसके बाद सेकंड आते हैं डच 1604 को। फिर उसके बाद इंग्लिश आते हैं विलियम हॉकिंस, हमने ये पढ़ा था जहांगीर के टाइम पे। उसके बाद आगे जाके कौन आएगा? फ्रेंच आएंगे 1664 में। ये पॉइंट क्लियर हुआ, फर्स्ट कौन आया था। और दूसरा इसी में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले इंडिया छोड़ के कौन गया ऑर्डर में, मतलब कौन पहले आया और कौन पहले गया, या कौन लास्ट में आ गया और कौन लास्ट में इंडिया छोड़ के चला गया। तो उसका ये देखो, सबसे पहले कौन आया था? सिकता से। अब लेफ्ट सबसे पहले कौन चले गए? सबसे पहले चले जाते हैं डचेस। जैसे कि देखो अभी मैंने आपको कहा 1759 में मीर जाफ़र डच के साथ अलायंस बनाता है, अटैक करता है किसके ऊपर? अंग्रेज़ों पे, इंग्लिश पे या ब्रिटिशर्स पे करता है। तो उस वॉर में अंग्रेज़ मीर जाफ़र और डच इन सबको हरा देंगे। हरा देने के बाद अंग्रेज़ जो है डच को कम्प्लीटली इंडिया से भगा देंगे। तो ये बैटल ऑफ चिंसूरा हमने अभी पढ़ा था कि नहीं? बैटल ऑफ चिंसूरा, जहाँ पे मीर जाफ़र और डच को ब्रिटिशर्स हरा देगा और ब्रिटिशर्स इस तरह से इंडिया से एकदम बाहर हो जाएंगे। तो अब इंडिया में बचे कौन? पोर्चुगीज़, फ्रेंच और इंग्लिश। उसके बाद दूसरा जो इंडिया से चले जाते हैं वो कौन होंगे? नहीं, वो होते इंग्लिश। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो जाएंगे 1947 में, जब इंडिया को आज़ादी मिलेगी। उस वक्त जो ब्रिटिशर्स हैं वो कम्प्लीटली इंडिया छोड़ के चले जाएंगे। तो सेकंड कौन थे जो इंडिया छोड़ के चले गए? इंग्लिश। उसके बाद थर्ड में जाएंगे फ्रेंच। देखो उस वक्त हुआ क्या कि अभी मैंने कहा, देखो जब पोर्चुगीज़ फर्स्ट टाइम आए थे, वास्को गा गामा 1498 में आ गया।
वो आया था सीधा यहाँ पे केलीकट में। कहाँ आया था? केलीकट, केरला में। उसके बाद वहाँ आने के बाद वो लोग लड़ाई झगड़ा करके यहाँ पे गोवा जो आता है, गोवा को कैप्चर करेंगे। गोवा को कैप्चर करने के बाद गोवा को अपना कैपिटल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस तरह केलीकट में 1498 में वास्को दा गामा आ गया। आने के बाद फिर आगे जाके 1510 में इसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ गोवा। तो पोर्चुगीज और उसका गोवा में होता है बीजापुर नदिस गुंजा सिस्पिना। किसके टाइम, किसके कॉन्टेक्स्ट में पड़ा था बीजापुर को? औरंगजेब के टाइम पे। औरंगजेब ने बीजापुर को, उस वक्त वहाँ पे एक बीजापुर किंगडम, हाँ, तो उस वक्त यहाँ पे जो ये गोवा वाला ये रीजन है वहाँ पे बीजापुर किंगडम हुआ करती थी। तो बीजापुर किंगडम में पहले गोवा आता था। तो यहाँ पे 1510 में जो पोर्चुगीज वहाँ का रूलर जो गवर्नर होता है वो बैटल ऑफ गोवा होती है, वहाँ पे बीजापुर से गोवा को एनेक्स करता है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद अराउंड 1530 में गोवा जो है वो कैपिटल होती है किसकी? वो कैपिटल बनती है कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज़ की। तो 1510 में वो लोग गोवा को कैप्चर करेंगे। उसके बाद गोवा को 1530 में अपना कैपिटल बनाएंगे और उसके बाद से पोर्चुगीज़ वहीं पे रहते हैं। वो कभी भी अंग्रेज़ों के साथ कोई वो नहीं है भाई अपने से रहो भाई अपना हम जियो और जीने दो टाइप का आया नहीं। तो डचेस का क्या हुआ, इन्होंने अंग्रेज़ों के अगेंस्ट निकले तो उनको भगा दिया, है कि नहीं। तो ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ये लोग अपने से आराम से रहेंगे। तो उसके बाद ये लोग गोवा में रह लेते हैं। उसी तरह से फ्रेंच होते हैं। फ्रेंच का जो यहाँ पे मेन सेंटर होता है पोंडिचेरी या पोंडिचेरी। फ्रेंच का भी क्या होता है कि जब वो फ्रेंच इनिशियली आएंगे तो वो भी क्या करते हैं, इंडिया के लोकल नवाब्स के साथ मिल के अंग्रेज़ों को हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी फिर वहाँ पे डिफीट हो जाती है। डिफीट होने के बाद उनको मतलब यूँ कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स बोलते हैं देखो हमारे काम में दखल दोगे तो फिर निकाल दिए जाओगे, इसलिए चुपचाप से अपना काम करो और हमारे उन कामों पे इंटरफेयर मत करो। तो शिक्स पाया। तो उसके बाद जो ब्रिटिश ये फ्रेंच होते हैं वो अपना जो ट्रेड, देखो ये सारे इंडिया क्यों आए थे? ट्रेड करने के लिए। इंडिया आने के बाद इनको पता चला यहाँ पे तो बहुत कुछ है, तो वो लोग फिर टेरिटरी भी कैप्चर करने में लग जाते हैं। इंग्लिश भी तो ट्रेड करने आए थे, बाद में वो फिर लोकल वॉर्स में इन्वॉल्व हुए, फिर उन्होंने पावर ले लिया, फिर अभी दीवानी राइट्स ले लिया। तो उस तरह का काम पे इनको इन्वॉल्व करने नहीं देंगे। तो फिर जो फ्रेंच होते हैं वो कहाँ पे अपना आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे? पुडुचेरी, क्योंकि जो अभी हम यूटी पुडुचेरी यूटी था स्वा, तो वो जब फ्रेंच इंडिया छोड़ के जाएंगे तो ये जो पुडुचेरी रीजन है उसको फिर एक अलग यूटी दे देते, क्योंकि वहाँ पे अभी भी फ्रेंच कल्चर है, अभी भी वहाँ पे फ्रेंच ओरिजिन के लोग हैं, तो इसलिए वहाँ को अलग एक यूटी मिला हुआ है। इसी तरह गोवा है, गोवा एक पहले गोवा को भी यूटी दिया हुआ था, बाद में उसको स्टेटहुड दिया गया था। तो इस तरह से 1947 में अंग्रेज़ भाग गए। उसके बाद अराउंड 1956 जो फ्रेंच होते हैं इंडिया में, जो ये क्या नाम है इसका, पोंडिचेरी एरिया में, वहाँ से फ्रेंच भी छोड़ के चले जाएंगे। वो खुद से वॉलंटरी छोड़ के चले जाएंगे, भाई हम नहीं रहेंगे, आप देख लो इन सबको। तो वो चले गए। तो जो भी एरिया उस वक्त फ्रेंच के अंडर आता था उसको एक यूटी, पोंडिचेरी यूटी करके बना दिया आगे जाके। लेकिन जो यहाँ पे गोवा एरिया में जो पोर्चुगीज़ हैं वो नहीं जाते हैं अपने से, वो लोग रहेंगे। फिर अराउंड जो लास्ट में जाने वाले कौन हो गए? पोर्चुगीज़ ये जाएंगे 1960 में। अब क्या हुआ देखो, कल हमने पढ़ा था हैदराबाद को लेके। पहले उनको मिला कि तुम इंडिया भी आ सकते हो, पाकिस्तान भी जा सकते हो, या इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। उसमें से एक टेरिटरी थी हैदराबाद जो इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी, लेकिन उसके साथ इशू क्या था कि वो बीच में आ रही थी इंडिया के। तो वो यहाँ पे बीच में हैदराबाद मतलब इंडिया के बीच में ही आ गई। तो उसके चलते इंडिया को वो सही नहीं लग रहा था। तो फिर मिलिट्री ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन पोलो, और सितंबर 1948 को हैदराबाद को एनेक्स किया मिलिट्रली, मतलब वो मिलिट्री ऑपरेशन के थ्रू किया कि नहीं। उसी तरह यहाँ पे गोवा में कौन है? पोर्चुगीज़ है, वो भी नहीं जा रहे। और इसके केस में भी यहाँ पे 1960 में नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर होते तो वो भी एक मिलिट्री ऑपरेशन करता है, मिलिट्री भेज के वहाँ से फोर्सली जो पोर्चुगीज़ होते हैं उनको वहाँ से भगा देते हैं। तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन। तो यहाँ पे
ऑपरेशन विजय। जैसे कि गाती करगिल वॉर में भी ऑपरेशन विजय हमने पढ़ा था 1999 में। फिर उसके बाद उसको विजय दिवस जुलाई 26 विजय दिवस। तो यहाँ पे भी गोवा में भी पोर्चुगीज़ को मिलिट्रीली फोर्सफुली भगा देंगे, उस ऑपरेशन को क्या बोलेंगे? ऑपरेशन विजय बोलते हैं 1960 में। उसके बाद 1961 में जो पौंडीचेरी थी उसको भी यूटी बनाएंगे, जो गोवा होती है उसको भी एक यूटी का स्टेटस दे देंगे। आगे जाके इस गोवा को स्टेटहुड दिया जाता है इन 1987 में। यहाँ तक स्टोरी क्लियर है। तो सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आए थे पोर्चुगीज़, उसके बाद डच, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद फ्रेंच। ये हो गई आने की, इंडिया में आने की ऑर्डर हो गई। और इंडिया छोड़ के जाने वाले सबसे पहले कौन थे? डच। फिर अब क्वेश्चन आया तो इस तरह आएगा कि सबसे पहले कौन आया था और सबसे बाद में कौन गया था। तो फर्स्ट कौन आया था और सबसे बाद में भी कौन गया? पोर्चुगीज़। या फिर ऐसे हो सकता है कि सबसे लास्ट में कौन आया? फ्रेंच, और सबसे लास्ट में कौन गया? पोर्चुगीज़। तो इस तरह से भी क्वेश्चन। तो ये 4 पॉइंट क्लियर हुआ। फिर ये चीज़ उसके बाद दूसरा एक पॉइंट पढ़ेंगे। अब हम आ गए हैं ब्रिटिश रूल के टाइम पे। तो 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है और बंगाल में किसका रूल आ जाता है? इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल आ गया। अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल आ गया क्योंकि मेन उसकी कंट्रोल उन्हीं के पास था। अब इस टाइम पे कल हमने पढ़ा था फर्स्ट फैक्ट्री ब्रिटिशर्स ने कहाँ खोली थी? सूरत में। कब खोली थी? 17 में 16 ही थी। गिनल तो संगा था 1608 का विलियम हॉकिंस इंडिया यूं स्पिन। वेरी गुड। हाँ, तो 1615 में हम बोल सकते हैं 1615 में फर्स्ट फैक्ट्री उन्होंने खोली थी सूरत में। सूरत कहाँ पे आते हैं? गुजरात में। और कल एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि फर्स्ट फैक्ट्री ब्रिटिशर्स ने कहाँ खोली थी, उसमें आंसर दिया हुआ था ये मछलीपट्टनम। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में एक जगह होती है मछलीपट्टनम। जरे विशाखापट्टनम आज का जो सुना होगा तो उसको मछलीपट्टनम बोलते हैं। वहाँ पे इससे पहले एक टेम्प्ररी एक फैक्ट्री खोली हुई थी। अराउंड 1611 में मछलीपट्टनम में एक टेम्प्ररी फैक्ट्री खोली हुई थी, लेकिन जो परमानेंट, यहाँ पे अभी परमिशन नहीं मिली है, टेम्प्ररी बेस पे खोला हुआ है। लेकिन जो परमानेंट उन्होंने फैक्ट्री फर्स्ट खोली थी कहाँ पे? सूरत में 1615 को। उसके बाद वो लोग अपना जो ट्रेड है वो एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद वो बहुत सारा अपना एरिया कैप्चर भी कर लेंगे। तो उस तरह से आगे जाके आप देखोगे यहाँ पे 3 रीजन्स होते हैं जो ब्रिटिश के अंडर होते हैं। एक तो ये नहीं, यहाँ पे इस पूरा रीजन इसको हम बोलेंगे देना बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अभी तो सूरत में है। आगे जाके अभी जैसे कि आप देखते हो बॉम्बे सिटी कैसे डेवलप हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि पहले जो ब्रिटिशर्स थे उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? दासा कारगिल डेवलप किया सोचें, क्योंकि हेडक्वार्टर यहीं पे है कि नहीं है? कल को हेडक्वार्टर छानगुंड अगर हो जाए शिफ्ट तो छानगुंड डेवलप होगा कि नहीं होगा? तो वो उस तरह का होता है। तो पहले यहाँ पे सूरत में ब्रिटिशर्स का बाद में क्या होता है, देखो स्टोरी ऐसी होती है कि 1615 में सूरत पे ब्रिटिशर्स का हेडक्वार्टर था। उसके बाद आगे जाके यहाँ पे कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी, ये पूरे देखो कनेक्टिंग डॉट्स बोलूँगा। देन बहादुर शाह के कॉन्टेक्स्ट में किसको पढ़ा था? याद आ गया दिक्कत तो सीधे यहाँ पे बहादुर शाह था गुजरात में। इधर देखो सब, यहाँ पे बहादुर शाह था गुजरात में, ठीक है। मैंने कहा था यहाँ पे दिल्ली में हुमायूं था। हुमायूं ने बहादुर शाह को अटैक करके सप्रेस किया था, ठीक है। उस वक़्त जब ब्रिटिशर्स हुआ करते थे यहाँ पे, उस वक़्त पोर्चुगीज़ पहले से यहाँ पे थे, है कि नहीं? क्लियर चेंज द पॉइंट। जब हुमायूं यहाँ पे था वो अराउंड 1539 के टाइम पे ज़रा आया। 1539 पोर्चुगीज़ कब आए थे? 1498 में। 1530 में उन्होंने यार गोवा में कैपिटल भी बनाया था। उस वक़्त यहाँ पे पोर्चुगीज़ हुआ करते थे। यहाँ पे हुआ करता था बहादुर शाह। तो बहादुर शाह को क्या हुआ कि ये हुमायूं से इसको ख़तरा था, तो बहादुर शाह गुजरात में क्या करता है, वो इन पोर्चुगीज़ की मदद ले लेता है। इनको कहेगा पोर्चुगीज़ को, भाई
हुमायूं मेरे पे अटैक कर सकता है, मेरी हेल्प करो। अब ये लोग फ्री में हेल्प तो नहीं करेंगे। तो ये क्या बोलते हैं, बहादुर शाह कहते हैं कि ये जो बॉम्बे जो टेरिटरी है वो मैं आपको दे देता हूँ, आप रख लो। कौन? पोर्चुगीज़। लेकिन जब अगर हुमायूं मेरे पे अटैक करेगा तो आपको मेरी मदद करनी होगी। लेकिन होता क्या है कि 1539 में यहाँ पे अफ़गान शेर खान आएगा, उसको डिफीट करेगा, तो हुमायूं भाग जाता है। तो इस तरह से कभी उनका कुछ आमना सामना। तो इस तरह से जो बम्बई आई वो किसके पास आ गई? पोर्चुगीज़ को मिली। किससे? बहादुर शाह से। ये पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद आगे जाके अराउंड 1660s में पोर्चुगीज़ की एक रानी की शादी होती है ब्रिटिश एक राजा के साथ। तो उस शादी के टाइम पे डाउरी दर्ज में ना, डाउरी मतलब होता है ना दहेज सुखशाया लड़की के साथ जो देते हैं। तो उस टाइम पे जब यहाँ पे 1660 में स्टोरी सुनना, बाकी टेक्स्ट में नोट्स में ऐड कर दूंगा। 1660s में पोर्चुगीज़ की एक रानी की शादी होती है ब्रिटिश के एक राजा के साथ। तो उस तरह यहाँ पे जो बॉम्बे सिटी है वो एज ए डाउरी देते हैं। कौन? पोर्चुगीज़। किसको? ब्रिटिशर्स को, अंग्रेज़ों को दे दिया। अब बॉम्बे किसके पास आ गई? ब्रिटिशर्स के पास। फिर 60s-70s में जो ब्रिटिशर्स होते हैं, गवर्नमेंट या ब्रिटिश मोनार्क, वो अब इस बॉम्बे का क्या ही करेगा, वो तो उधर रहता है। कहाँ पे? इंग्लैंड में। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश की कंपनी थी, कौन थी? ईस्ट इंडिया। तो वो क्या करता है, जो बॉम्बे का रीजन है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भेज देता है राजा। और इस तरह से जो बॉम्बे होती है वो किसके पास आ गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे मिल जाती है तो वो अपना कैपिटल सूरत से हटा के बॉम्बे में लाएंगे। तो इस तरह से बॉम्बे फिर डेवलप हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे फिर आगे जाके 3 प्रेसिडेंसीज बनेगी। तो अब मैं यहाँ आऊँगा, इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। यहाँ पे एक रीजन होता है उसको हम बोलेंगे मद्रास प्रेसिडेंसी। और यहाँ पे जो होता है मेन बंगाल प्रेसिडेंसी। तो इस तरह 3 हेडक्वार्टर होते हैं ज़रा ईस्ट इंडिया कंपनी का। एक यहाँ पे इसको हम बोलेंगे बंगाल प्रेसिडेंसी। जो मेन हेडक्वार्टर होता है वो कहाँ पे? बंगाल में। तो इसको बंगाल प्रेसिडेंसी। नीचे जो होता है वहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी। तो इस तरह से फिर कल हमने पढ़ा था बंगाल में जब वो जीत जाता है, ट्रीटी होती है वहाँ पे उनको अब एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स मिल गए। तो वहाँ पे एक गवर्नर हुआ करेगा, गवर्नर। हाँ, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है ना बंगाल में। अब बंगाल में किसका रूल है? कल हमने पढ़ा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद ब्रिटिशर्स को पावर मिलता है दीवानी राइट्स। उस वक्त वो ट्रीटी कौन साइन करता है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव से स्पिना। तो उसके बाद यहाँ पे गवर्नर बनता है रॉबर्ट क्लाइव। अब हो क्या रहा है देखो, यहाँ पे एक बंगाल प्रेसिडेंसी है, यहाँ पे है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और यहाँ नीचे कौन सी प्रेसिडेंसी है? मद्रास। तो इस तरह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसके 3 प्रेसिडेंसीज होती हैं, 3 उसके स्टेट्स जराया। और हर स्टेट में या हर उस रीजन में एक गवर्नर होगा, एक उसके साथ मिनिस्टर होगा, काउंसिल मिनिस्टर सचिन। तो उसको हेड करने वाला एक गवर्नर होगा, एक उसका मिनिस्टर होगा, एक गवर्नर और उसको काउंसिल मिनिस्टर से बताया। तो यहाँ पे जो मेन हेडक्वार्टर होता है बंगाल में। तो बंगाल में जो गवर्नर होते हैं वो कौन होता है? रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ तक क्लियर है? तो इस तरह से वहाँ पे हम जो जब गवर्नर जनरल सुना होगा, गवर्नर जनरल फिनांस वाइसरॉय का तो छोड़ बिना, तो वो हमेशा यहाँ पे होगा। अभी क्या हो रहा है कि गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव है, यहाँ पे एक अपना क्लाइव है, यहाँ पे अपना क्लाइव है। अब यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मिल गई। अब वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उनको भेजा किस लिए गया था इंडिया? ट्रेड्स के लिए। लेकिन अब यहाँ से वो ट्रेड के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रही है, एरिया को एक्वायर भी कर रही है, जो एक्चुअली कौन कर सकता है? सिर्फ गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट कर सकती है। अब उसको ऐसे राइट्स तो नहीं दिया था। तो फिर यहाँ पे जो है क्या करती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब पता चलता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अब इंडिया में ट्रेड ही नहीं कर रही, वो वहाँ पे एरिया एनेक्स भी किया हुआ है उसने, ऐसे वैसे एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहा है, उसके बाद वो क्या करेगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को वो करने से रोक देगी। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को अब रेगुलेट करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, देखो ट्रेड तुम कैसे भी करो, मतलब बिजनेस में कोई इंटरफेयर नहीं होगा, लेकिन जो ब्रिटिशर्स तुम देखो, ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी सोंग कंपनी वो तो ब्रिटिशर्स था। अब यहाँ पे देखो ईस्ट इंडिया कंपनी सोंग ट्रेडिंग कंपनी, दक्षा यूँ कह सकते हो कि अमेजोन कंपनी की ना, अमेजोन गाड़ी कंपनी
अमेरिकी कंपनी इंडिया में, ठीक है। तो अमेज़ोन कंपनी है। अब ना तो ब्रिटिशर्स इसलिए बोलते क्योंकि ये आए ब्रिटिश से थे ना, तो इसलिए उनको हम ब्रिटिशर्स बोलेंगे। है कंपनी कहाँ की? ब्रिटिश की। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी अजरबैजान पेंगस, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जब ना, ब्रिटिश में जो गवर्नमेंट बैठी है उसकी बात कर रहे हैं, क्लियर सुन। अब यहाँ पे देखो डॉक्टर साहब, ब्रिटिश की कंपनी को वो इंडिया में आ गई ट्रेड मांगने, ट्रेड करने, तो उसको लाइसेंस किसने दिया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था। तो ब्रिटिश देखो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1600 में। 1600 में जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो उसको ट्रेड के लिए राइट्स दिया, परमिशन किसने दिया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आप जाओ वहाँ पे ट्रेड करो, विदाउट गवर्नमेंट परमिशन चल अच्छी ना नहीं होगा। अब वो आ गया इंडिया में, अपना ट्रेड किया इस तरह से, मतलब लड़ाई शड़ाई करते आखिरकार 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद का उसको दीवानी राइट्स आ गए। अब वो सिर्फ ट्रेड ही नहीं कर रहा है, अब वो एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहा है, टैक्स कलेक्शन पुछ लजिम। कंपनी का काम है तुम सामान भेजो, ये करो वो करो। अब टैक्स कलेक्शन करने का काम किसका होता है? मेन गवर्नमेंट का काम है ना। कंपनी अब वो भी कर रही है। तो जब गवर्नमेंट को वहाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब ये पता चल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे खाली ट्रेड ही नहीं कर रही है, एरिया भी उसने एक्वायर किया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन पे उसने हाथ लगाया हुआ है जब बना, अब वो जो गवर्नमेंट है उसको रेगुलेट करेगी इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हाँ, अब यहाँ पे क्या होगा, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करेगी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि यहाँ पे हेड कौन रहेगा, जो रूल करेगा ब्रिटिश, यहाँ पे जो टेरिटरी में रूल करेगा वो हेड अब ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो उसी के चलते आते सिल्वेंदो आता था कॉन्स्टिट्यूशन सिल्स, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले नाती कॉन्स्टिट्यूशन पर नाम चुस्पित, हाँ, उससे पहले इंडिया में रूल किस हिसाब से होता था? ब्रिटिशर्स के। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, देखो रूल बुक चिछा गोस। अब यहाँ पे देखो वही चीज़ मैं ला रहा हूँ। हमने बोला 19 कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन? 50 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया फोर्स में। उससे पहले जो है इंडिया में रूल होता था ब्रिटिश लॉ के हिसाब से। ब्रिटिश पार्लियामेंट वहाँ पे बैठ के एक लॉ पास करेगा, उस लॉ के हिसाब से इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन होगा। आज़ादी के बाद भी, आज़ादी के बाद तो उनका कोई काम ही नहीं रहा ना। 47 में तो ब्रिटिशर्स चले गए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब इन शॉर्ट यूँ कहूँगा तो यहाँ पे एक गवर्नर जनरल होगा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का बंदा होगा, और वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करेगा एज पर लॉ इनेक्ट बाई दी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ पे इंग्लैंड में पार्लियामेंट जो लॉ पास करेगा उसी हिसाब से यहाँ पे जो गवर्नर जनरल होगा वो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन करता है। क्लियर सो ये पॉइंट को चंग डाउट होता, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट में फ़र्क पता चल गया ना। तो उस तरह से अब यहाँ पे जो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि यहाँ पे अब एक गवर्नर होगा, अब एक गवर्नर आएगा, उसके जाने के बाद दूसरा आएगा, उसके जाने के बाद फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा। तो इसी तरह यहाँ पे जो गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी वो करती है कब से? 1773 से। अभी हमने पढ़ा 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, और इसके बीच में यहाँ पे जो गवर्नर होता है, गवर्नर ऑफ बंगाल, वो होता है रॉबर्ट क्लाइव। अभी क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे भी एक उस वक्त ब्रिटिश का एक गवर्नर यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, लेकिन अब जो है यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा और अब यहाँ से वो रूल करेगा। तो यहाँ पे एक गवर्नर ऑफ बंगाल में था, इस पोस्ट को अब चेंज करेगा गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या करेगा, 1773 में ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वो एक लॉ पास करेगा, उस लॉ को बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1973। तो ये लॉ किसने पास किया? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। किसके रिलेटेड? इंडिया के रिलेटेड। और इस लॉ के चलते अब इंडिया में क्या होता है, जो यहाँ पे जो गवर्नर होता है बंगाल में, उसको एक नया स्टेटस दिया जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब उसको क्या दिया जाएगा, तो जो गवर्नर ऑफ स्टोरी छूते दंदी सफा कहाँ गया, हाँ, तो जो पहले यहाँ पे एक गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था, अब उसका स्टेटस बढ़ा दिया। अब गवर्नमेंट ने इसको लॉ बना के उसके स्टेटस को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब ये इंडिया पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से रूल करेगा। और ये जो दो यहाँ पे है, यहाँ पे एक गवर्नर ऑफ बम्बई है और यहाँ पे एक गवर्नर ऑफ
मद्रास है, ये दोनों इसके अंडर आएंगे। किसके? गवर्नर जनरल ऑफ। अब यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं रहा, कौन रहा यहाँ पे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो अब वो दोनों जो बम्बई और मद्रास के जो हेड हैं वो किसके अंडर होंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के, इसके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। क्लियर फा? ये एक पॉइंट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये कब आया पोस्ट? रेगुलेटिंग एक्ट, वो किसने पास किया? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडिया में इंटरफेयर कर रही है कि नहीं? नहीं 17 टाइपो सोसिन तो छात्र ऐसे, मतलब कल मैंने एक पॉइंट पे बोला था सैयद ब्रदर जगह अली ब्रदर्स जिसमें, जबकि दिमाग में मेरे सैयद ब्रदर्स ही था, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं अली ब्रदर्स बोल रहा हूँ। जरे देन अच्छा लगा, वीडियो एडिटिंग जब मैं कर रहा था तब मैं सुन रहा हूँ यार तुम्हें अली ब्रदर्स बोल रहा हूँ। मुझे अपने हिसाब से सैयद ब्रदर ही याद है, क्योंकि अली ब्रदर भी आगे जाके आता इंडियन नेशनल मूवमेंट जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे खिलाफत मूवमेंट जेंजिक्सोर भी ना खिलाफत मूवमेंट, तो उस वक़्त वहाँ पे हम पढ़ेंगे अली ब्रदर्स का, वो भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फारूक सियार के टाइम पे था वो सैयद ब्रदर्स, किंग मेकर्स जस्ट बंदे। तो फारूक सियार के टाइम पे उस वीडियो में जहाँ पे मैं अली ब्रदर्स बोलता हूँ उसको आप एज सैयद ब्रदर लेना। वो दूंगा करेक्शन वीडियो का एडिट आप स्पिन ग्रुप ही कहाँ था स्पिन दे उसमें होगा क्योंकि मैंने खुद एडिट उसी वक्त, तो मुझे पता चला कि वो शिक्जर इन सुक्जरे ओ वीडियो का ता सोचन क्योंकि जितना आई तो अब वहाँ, अब छोड़ वो बाद में देखेंगे। अब इसको कंप्लीट करता हूँ, एक दो पॉइंट यहाँ पे। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन होता है? वॉरेन हेस्टिंग्स। अब फर्स्ट ये क्वेश्चन आता है, तो अब नंगा खेलता क्वेश्चन है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन होता है? हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने बोला रॉबर्ट क्लाइव, ये होता है 1765 से लेके 1772 तक। फिर 72 में इसको रिप्लेस करेगा वॉरेन हेस्टिंग। और जब वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर ऑफ बंगाल होता है उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉ पास करेगी रेगुलेटिंग एक्ट, और उसके चलते जो गवर्नर ऑफ बंगाल का पोस्ट है उसको एलिवेट करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और इसी के अंडर लाएंगे गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास। वो अब किसके अंडर आ गए? गवर्नर जनरल ऑफ, सबसे छोटे होते। हाँ, एक वो पॉइंट। और वो फर्स्ट बंदा कौन था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये क्लियर है यहाँ तक? इसी तरह वॉरेन हेस्टिंग है, वॉरेन हेस्टिंग के बाद कोई दूसरा आएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके बाद कोई आएगा कोई आएगा कोई आएगा, इस तरह से चलता रहेगा। तो इसी के बीच में यहाँ पे तीन नाम आपने याद रखने हैं आज के लिए। एक तो वॉरेन हेस्टिंग, ये क्लियर है? अभी तक हमने वॉरेन हेस्टिंग पढ़ा, रॉबर्ट क्लाइव पढ़ा, चार्ल्स विल्किंस पढ़ा, गीता को ट्रांसलेट किया था, उससे पहले थॉमस राव को पढ़ा था, उससे पहले विलियम हॉकिंस। ये सारे क्या हुए? ब्रिटिशर्स। पोर्चुगीज में हमने किसका नाम लिया? वास्को डा गामा, जो फर्स्ट पोर्चुगीज इंडिया आया था। ये नाम याद रहेंगे। अब क्या होता है देखो, ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे आएंगे, अब उन्होंने पहले बंगाल में थोड़ा अपना टेरिटरी बना लिया। अब यहाँ पे एक्सपेंशन के 3 पॉलिसी यूज़ करता है कौन? ब्रिटिशर। स्टार्ट उन्होंने बंगाल से ही किया था, लेकिन अब वो एक्सपेंड करेंगे। अपना एक्सपेंशन के चलते वो 3 पॉलिसीज़ यूज़ करेंगे, जिसमें से एक पॉलिसी होता है फेंस। इसको एक पॉलिसी होता है, ये जो फर्स्ट वॉरेन हेस्टिंग एक पॉलिसी यूज़ करता है, जहाँ पे वो क्या करेगा, मान के चलो ये है बंगाल की टेरिटरी है कि नहीं, वो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आगे जो भी नवाब होते हैं उनको प्रोटेक्शन देंगे, बाकी ताकि कोई कल को इन पे अटैक करे तो पहले यहाँ पे आएंगे, तो इनको प्रोटेक्ट करना, इसको एक फेंस पॉलिसी कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो वो कौन लाया था? वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एक रूलर आता है, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पोस्ट को क्लियर सुन दे। तो नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो होता है लॉर्ड वेलेस्ले। लॉर्ड वेलेस्ले ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है 1798 से लेके 1805 के बीच में। कौन होता है? लॉर्ड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पोस्ट को क्लियर हुआ। अब उसके टाइम पे ये एक पॉलिसी अपनाता है सब्सिडरी अलायंस। यहाँ से क्वेश्चन आता है, देखो सब्सिडरी अलायंस। एक क्वेश्चन आएगा कि गवर्नर ऑफ जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे। या फिर दूसरा आएगा रेगुलेटिंग एक्ट फर्स्ट टाइम कब आया था? 73 में आया था।
उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, सब्सिडरी अलायंस किसने लाया था? लॉर्ड वेलेस्ले। कल को एक क्वेश्चन अगर यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, WELLESLA, इसमें दो भाई होते हैं, एक रिचर्ड वेलेस्ले, एक आर्थर वेलेस्ले, एक यूजिन रिचर्ड वेलेस्ले, एक होता है आर्थर वेलेस्ले। तो जो यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ले से था, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, वो होता है ये रिचर्ड वेलेस्ले। नॉर्मली लॉर्ड वेलेस्ले ही होना चाहिए भैया हर जगह। कल को आर्थर और रिचर्ड का भी लिखा हो तो उसमें कंफ्यूज मत होना। तो ये जो वो है, क्या बोलेंगे इसको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? लॉर्ड वेलेस्ले। वो एक पॉलिसी लाता है सब्सिडरी अलायंस। क्या समझे इस टर्म से? सब्सिडरी अलायंस मतलब पूछे सुन, सब्सिडी तंग मत्सुक और अलायंस एसोसिएशन सब्सिडी तंग मत्सुक। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे ये एक नई चीज़ लाएगा इंडिया में। ये क्या बोलेगा, जो यहाँ पे उस वक़्त बाकी राजा सब छोटे मोटे राजे हैं, और इंडिया में क्या होता था उस वक़्त, ये राजा को इस राज्य से खतरा है, इस राज्य को इस राज्य से खतरा है, मतलब एक राज्य को दूसरे राज्य से खतरा होता था। तो वो फिर क्या करते थे, ब्रिटिशर्स की मदद रखते थे। भाई ब्रिटिशर्स को आप ये पैसा रखो, अगर उसने मुझे अटैक किया तो आप मेरी हेल्प के लिए आ जाना। जिस तरह बहादुर शाह ने किया था बॉम्बे जब उसने पोर्चुगीज़ को दिया था, उस तरह का चलता था। अब ये एक पॉलिसी लाता है कौन? लॉर्ड वेलेस्ले। इस पॉलिसी को बोलेंगे सब्सिडरी अलायंस। तो इसमें क्या होगा, ये जो वेलेस्ले है ब्रिटिश का जो हेड है, वो कोई लोकल जो प्रिंस होगा उसके साथ एक अलायंस बनाएगा, और सब्सिडी मतलब पैसे का कोई लेन देन होगा कि नहीं। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कोई लोकल गवर्नमेंट है उसके साथ अलायंस करेगा। अलायंस में ये बोलेगा कि देखो आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपको मिलिट्री दे दूँगा, मतलब प्रोटेक्शन। तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो ब्रिटिश है वो अपनी एक आर्मी इसकी टेरिटरी में प्रोटेक्शन के लिए रखेगी, उसके बदले में जो यहाँ का नवाब होगा वो ब्रिटिशर्स को क्या देगा? पैसा देगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सब्सिडरी अलायंस। क्लियर सो आदि पॉइंट को। तो सब्सिडरी अलायंस में यहाँ पे हर लोकल गवर्नमेंट को जो है वो ब्रिटिश अपना सपोर्ट दे रहा है, अपनी मिलिट्री उसके टेरिटरी में रखेगा उसकी प्रोटेक्शन के लिए, और बदले में नवाब या राजा उसको ब्रिटिशर्स को क्या देगा? पैसा देगा। ये क्लियर हुआ। तो ये पॉइंट कि सब्सिडरी अलायंस किसने लाया था जरना? वेलेस्ले ने। सब्सिडरी अलायंस पोखरा चिसोंग पता हो गया। और इसमें अब दूसरा क्वेश्चन आएगा, कौन से नवाब सबसे पहले इस पॉलिसी में आए थे? तो सबसे पहले इस पॉलिसी को इसको लाया था 1798 में, इसको लॉर्ड वेलेस्ले ने लाया। लाने के बाद जो फर्स्ट जो रूलर इंडिया का जिसने इस पॉलिसी को एडॉप्ट किया वो था नवाब ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद। निज़ाम ऑफ हैदराबाद। कल हमने पढ़ा था हैदराबाद कब इंडिपेंडेंट हुआ था? 1724 में आसिफ जाह या निज़ामुल मुल्क उसने किया था। आगे जाके 1798 में जो फर्स्ट जो लोकल प्रिंसेस होते हैं या लोकल जो रूलर होते हैं जिसने सब्सिडरी अलायंस एडॉप्ट किया होता है वो कौन है? निज़ाम ऑफ हैदराबाद। उस वक़्त यहाँ पे देखो, उस वक़्त क्या हुआ करता था, यहाँ पे निज़ाम ऑफ हैदराबाद हुआ, यहाँ पे निज़ाम ऑफ हैदराबाद है, यहाँ पे मराठास हुआ करते थे, यहाँ पे मैसूर हुआ करता था। मैसूर टीपू सुल्तान हैदर अली बिना टीपू सुल्तान हैदर अली वो यहाँ पे मैसूर के रूलर हुआ करते थे। यहाँ पे हैदराबाद में निज़ाम हुआ करता था, यहाँ पे मराठास हुआ करते थे, और ये लोग आपस में लड़ते रहते थे। तो उसी के चलते जो सबसे पहले जो हैदराबाद का निज़ाम है वो सब्सिडरी अलायंस को एडॉप्ट करेगा। फिर उसके बाद दूसरा यहाँ पे मैसूर इसको एडॉप्ट करता है। मैसूर दूसरा कौन सी किंगडम? मैसूर। और तीसरा ये मराठास करेंगे। मराठास ये करते हैं 1799 में, मराठास करते हैं 1802 में। और उस वक्त एक ट्रीटी होती है उसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ बस्सीन। बस्सीन एक जगह है बॉम्बे में, उसके चलते ये अडॉप्ट करेगा। तो ये 3 पॉइंट याद रखना है कि सब्सिडरी अलायंस किसने लाया था? लॉर्ड वेलेस्ले ने। सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या हुआ? वो कब लाया था? 1798 में। फर्स्ट जो लोग इंडियन रूलर था जिसने सब्सिडरी अलायंस अडॉप्ट किया था निज़ाम ऑफ हैदराबाद। सेकंड कौन था? मैसूर। फिर थर्ड में मराठास करते हैं 1802 में। तो इस तरह से जो मेन फोर्सेस हैं हैदराबाद, मैसूर और मराठास, तीनों किसके अंडर आ गए? अब छा गुजरा। अब उनका अपना कोई आर्मी, वो किसकी आर्मी पे? ब्रिटिशर्स की आर्मी पे रह रहे हैं। तो उस तरह से ये दूसरा पॉइंट। फिर तीसरा जो पॉलिसी होती है डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ, इससे क्या समझे? डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स से
डॉक्ट्रिन तो एक मतलब प्रिंसिपल जिसका, लेब्स मतलब चूसो लेब्स, लेब्स देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स। अब इसमें जो स्टोरी पहले सुनो फिर फैक्ट्स में बताऊंगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स ये पॉलिसी लाता है 1856 में। कब लाता है? 1856। उस वक्त जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है, उस वक्त उसका पोस्ट मतलब गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल पहले पोस्ट था ना, बीच में 1833 में उस पोस्ट को और बढ़ाते हैं, उसको उस वक्त उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। तो बाद में ये जो गवर्नर जनरल ऑफ पोस्ट था ये कब बना था? 1773 को। फिर 1833 को इसको हम बोलते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब बंगाल नहीं, अब इंडिया बोल देते हैं उस वक्त। तो इस वक्त जब 1856 होता है उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता है डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी या डलहौजी गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिशर। बस फ़र्क पूछी सोंग, पहला युद्धपिन गवर्नर ऑफ बंगाल उदू एलिवेट सोंग तो उदू लच्छी संगते गवर्नर जनरल ऑफ ड्यू सोंग गवर्नर ऑफ बंगाल पहला उदू लद्दे करना 73 का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चूज दे, और बाकी जो बॉम्बे और मद्रास था उसके अंडर लाया था। उसके बाद 33 में गवर्नर ऑफ इंडिया कर दिया उसको। अब मान के चलो यहाँ पे जो भी गवर्नर था, अब पहले वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाता था, अब उसको क्या कहलाएंगे हम? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो उस वक्त पोस्ट में ही बस स्टेटस डिफरेंस पर, बाकी वही है। उस वक्त गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, क्योंकि आगे इसके बारे में हम बहुत पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। ये एक प्रिंसिपल आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स में क्या होगा? अभी तक तो इन्होंने पहले क्या क्या वीक किया इंडियंस को, अब उनकी फौज ही नहीं रहा तो उनका कोई वैल्यू है? अब उन्होंने फौज हटा दिया तो उनका कोई वैल्यू नहीं, वो कभी भी उनको भगा के खुद उनका पूरा टेरिटरी हासिल कर सकते हैं। तो वो सब हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा? ये होता है 1856 में डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स में क्या होगा कि वो एक पॉलिसी लाता है डलहौजी। पॉलिसी में ये बोलता है कि जिस रूलर का, कोई भी रूलर है इंडिया में, जिस रूलर का कोई मेल जो है वारिस नहीं होगा उसको हम एनेक्स करेंगे। क्लियर सुन? मतलब क्या हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स? मतलब ओयागा रूलर ला भूसा का तुम्हें ना, उस रूलर के मरते ही हम उसको अपना पार्ट बनाएंगे, वो हम एनेक्स करेंगे। उदू पॉलिसी जर्चिन डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स। ये लाया किसने? डलहौजी ने। कब लाया था? 1856 में। ना 1856, 33 में तो सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट आया था। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ना 1856 बाई डलहौजी। उसमें क्या होगा? जिस राजे का मेल हायर नहीं होगा, मेल उसका लड़का नहीं होगा तो उसको वो एनेक्स करेगा देश। तो इस तरह से पहला जो किंगडम या जो टेरिटरी जो एनेक्स करता है इसके चलते वो होता है सतारा। ये महाराष्ट्र में एक उस वक्त छोटा सा किंगडम था सतारा, तो उसको पहले एनेक्स करेगा इस पॉलिसी के अंदर। अब क्वेश्चन आएगा कि कब आया था? 1850 किसने लाया था? डलहौजी ने। और पहली किस किंगडम को डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के चलते एनेक्स किया था? सतारा। हमने पहले भी पढ़ा था इतियो तो उसका सतारा सिर्फ बनाते, सतारा वार्ड या इस डिस्ट्रिक्ट को मैंने पढ़ाया था कहीं पे। उस वक्त मैंने 3 रिवर्स का बताया था, गोदावरी रिवर, जसपिना गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर और कावेरी रिवर जसपिन। जो गोदावरी और कृष्णा है ये महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होते हैं, कावेरी रिवर ओरिजिनेट होती थी कर्नाटका से, और यहाँ पे मैंने बोला था नासिक डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है गोदावरी, और जो कृष्णा रिवर है वो सतारा डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है। अभी एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे महाबलेश्वर जगह है जहाँ से ये ओरिजिन होती थी। उस वक्त मैंने सतारा डिस्ट्रिक्ट का बोला था। तो यहाँ पे उस वक्त सतारा किंगडम होती है जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे एनेक्स होती है। किसके चलते? डलहौजी के चलते, अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स। दूसरा जो यहाँ पे दिन दचिंदे जो एनेक्स होता है जैतपुर एंड संभलपुर, ये होते 1849 में। ये होता है 1848 में, सॉरी ये मैंने गलत बोल दिया यार, 1848 में ये स्टार्ट होता है, क्योंकि डलहौजी का जो पीरियड होता है वो 1848 से 56 में तो उसकी डेथ हो जाती है, वो चला जाता है। तो ये 48 से ही जो ही वो रूलर बनेगा ये पॉलिसी वो लाता है। तो पहले सतारा को एनेक्स करेगा, फिर इसको, फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट है झांसी की रानी सोरबिना,
तो झांसी की रानी रहते हैं, तो झांसी का राजा से तो चंग, तो उस वक़्त झांसी की रानी होती है, उसका कोई राजा, उसके चलते वो फिर उसको पूरा कैप्चर करते। तो मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी एक स्लोगन चलता हूँ दे। फिर इसी के जब अभी ये 1853 में झांसी को भी एनेक्स करेगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फिर आगे जाके चौथा नागपुर भी लिख सकते हो, नागपुर 1855 कुछ में। तो फिर झांसी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट सबसे, झांसी यूपी में आएगा। तो ये टेरिटरीज को डॉक्ट्रिन ऑफ लेव्स के चलते वो कैप्चर कर लेते, वो एक्वायर कर लेता है। फिर आगे क्या होगा, अब इन सब का इन्होंने ले लिया, तो फिर 1857 में रिवोल्ट आ जाएगा इसी सब के चलते। तो दिवस होंगे डलहौजी, ये याद रखना, क्वेश्चन आएगा तो कब आया था डलहौजी, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेव्स किसने लाया, डलहौजी ने। फर्स्ट किसको लिया था, सतारा डिस्ट्रिक्ट को। झांसी को कब लिया था, 53 में। बस इतना याद रखो, काफ़ी आज के लिए यार।